फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। साल था 1920। एक सड़ी हुई जेल में चार्ल्स डैनवर्स नाम का एक आदमी कैद था। ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून और आंखों में बेचैन कर देने वाली चमक थी। उस सेल में डैनवर्स के अलावा दो और लोग थे, एक पूरी तरह जला हुआ और दूसरा जो अभी जिंदा था, पर उसके छाती में एक गहरा घाव था। डैनवर्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घाव में अपनी उंगलियां डाली, खून निकाला और उससे दीवार पर कुछ रहस्यमयी सिंबल्स बनाए। फिर उसने एक पुरानी किताब खोली, लैटिन में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े और वो सिंबल्स जलने लगे। तभी हम उस डाइंग आदमी को देखते हैं। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और यही है इस फिल्म की ओपनिंग। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। हमारा मेन कैरेक्टर है करेर, एक बिजनेसमैन जो कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में फंस चुका है। उसके पास सब कुछ था, कंपनी, लग्जरी, कार्स, अपार्टमेंट्स, एक पत्नी क्लेयर और छोटा बेटा ह्यूगो। पर अब वो जेल में है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि क्लेयर जल्द ही उसकी बेल करा देगी और वो 15 दिनों में बाहर होगा। कैरर ने ह्यूगो से वादा किया कि वो उसके बर्थडे से पहले घर लौट आएगा। ह्यूगो ने उसे एक सोल्जर टॉय दिया ताकि उसे उसकी याद आती रहे। यहाँ क्लेयर पूरे समय खामोश थी। अब मिलते हैं करेर के सेलमेट्स से। सबसे पहला था मार्कस, दिखने में बेहद खतरनाक और दबदबे वाला इंसान जिसकी सेल में चलती थी। वो एक ट्रांसजेंडर वुमन है, पर पूरी तरह नहीं, मतलब ऊपर से औरत नीचे से आदमी। दूसरा था पाकरेट, मार्कस का एक तरह का प्रोटेजे, मानसिक रूप से कमजोर और बिल्कुल बच्चे जैसा। उसे पिका नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वो सचमुच कुछ भी खा सकता था, घड़ी, कीड़े, कागज, कुछ भी। उसकी बैक स्टोरी और भी डरावनी है। वो एक फार्म में जानवरों के बीच पला बड़ा था। वहां से भागने के बाद जब उसने पहली बार अपनी 6 महीने की बहन को देखा तो उसे जिंदा ही खा गया। जी हाँ, उसने सचमुच अपनी ही बहन को खा लिया था। और तीसरा था लजाले, शांत, पढ़ा लिखा और बेहद इंटेलेक्चुअल आदमी। वो जेल की लाइब्रेरी में काम करता है, किताबें पढ़ता नहीं, सिर्फ उन्हें अरेंज करता है। हालांकि कहा जाता है कि उसने पहले ही वहां की हर किताब पढ़ ली है। लजाल ने एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। साइकाइट्रिस्ट का कहना था कि उसे 2 मिनट का डिमेंशिया हुआ था, लेकिन लजाल खुद जानता था कि वो 2 मिनट डिमेंशिया के नहीं थे। खैर, पाकरेट का एक अजीब शौक है। वो खुद को हल्का सा घायल कर लेता था ताकि उसे इन्फर्मरी भेज दिया जाए और कुछ दिनों के लिए सेल से छुटकारा मिल जाए। इसमें मार्कस उसकी मदद करता है। इसके बाद गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मार्कस ने उसकी कटी हुई उंगली बाहर फेंकते हुए मजाक किया कि पैकरेट टुकड़ों टुकड़ों में जेल से बाहर जा रहा है, इसलिए सबसे पहले वही एस्केप करेगा। इसी दौरान सेल में करेर की एंट्री हुई। जेल में उसका पहला दिन था। मार्कस ने उसे देखते ही समझ लिया कि इस आदमी ने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की और न ही ये कोई डीलर है। जब करेर ने बताया कि वो एक कंपनी चलाता था तो मार्कस हंसते हुए बोला, बाहर तुम बॉस थे, लेकिन यहाँ बॉस मैं हूँ और अब तुम मेरे सेक्रेटरी हो। करेर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना सामान रखा, फैमिली फोटो और ह्यूगो की दी हुई सोल्जर डॉल दीवार पर टांगी और शांत बैठ गया। कुछ दिन बीत गए और पैकरेट वापस हॉस्पिटल से लौट आया। मार्कस ने उसकी मुलाकात करेर से करवाई। करेर ने देखा कि पैकरेट शरीर से बड़ा होने के बावजूद उसका दिमाग अब भी बच्चे जैसा ही है। धीरे धीरे करेर भी उन सब के साथ घुलने मिलने लगा। मार्कस ने उसे जेल की हायरार्की समझाई। इसके बाद करेर ने अपनी सोच सबके सामने रखी। उसने बताया कि उसके पिता ने 40 साल ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के सिर्फ 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। पीछे बचा सिर्फ एक घर, एक कार और एक बारबेक्यू सेट। करेर के मुताबिक ईमानदार जिंदगी का यही अंजाम होता है, इसलिए उसने शॉर्टकट्स चुने और सिर्फ 25 साल में वो सब हासिल कर लिया जो उसके पिता पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। उसके लिए कंफर्ट ही असली खुशी थी। एक रात तेज बारिश की वजह से दीवार का एक पत्थर ढीला हो गया। उसी आवाज से लसाल की नींद टूट गई। तभी उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे। किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो शायद उसकी पत्नी की थी। वो बार बार कह रही थी, फिर से करो, मुझे मार दो। इससे साफ हो जाता है कि लजाल और उसकी पत्नी का रिश्ता बेहद उलझा हुआ था। अगली सुबह मार्कस की नजर उस पत्थर पर पड़ी जो पिछली रात दीवार से निकल आया था। उसने वो पत्थर हटाया तो उसके पीछे एक खाली जगह दिखाई दी। उसी जगह में सालों से छिपी एक पुरानी डायरी रखी थी। करेर की उत्सुकता बढ़ गई। उसे लगा कि ये किसी पुराने कैदी की डायरी होगी। उसने डायरी खोली। उसमें लैटिन, ग्रीक और एक तीसरी अनजान स्क्रिप्ट में लिखा था। साफ था कि ये कोई ऑर्डिनरी डायरी नहीं है। बाकी किसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कैरेर ने उसे अपने पास रख लिया। वो धीरे धीरे उसे पढ़ता और जो समझ आता बाकी सबको भी बताता रहता था। कुछ पन्ने आगे बढ़ने पर एक नाम सामने आया, चार्ल्स डैनवर्स। वही डैनवर्स जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कैरेर ने पढ़कर सुनाया कि डैनवर्स एक सीरियल किलर था, लेकिन उसकी हत्याओं के पीछे कोई साधारण वजह नहीं थी। उसे हमेशा जवान बने रहने का जुनून था।
इसी वजह से वो मटर्निटी हॉस्पिटल से प्लेसेंटास चुराता था, उनसे मास्क और क्रीम्स बनाकर चेहरे पर लगाता था। लेकिन जब प्लेसेंटास मिलने बंद हो गए तो उसने गर्भवती महिलाओं की हत्या करके ताजे प्लेसेंटास लेना शुरू कर दिया। डायरी की अगली एंट्रीज और भी चौंकाने वाली थीं। डानवर्स इसी सेल में बंद था। जेल आने के बाद उसका जवान रहने का जुनून और बढ़ गया था। उसे हर दिन अपने चेहरे पर नई झुर्रियां दिखाई देती थीं। उसने दीवारों पर ब्लैक मैजिक के फॉर्मूलाज उकेरने शुरू किए। वो दीवार के पार निकलने का कोई तरीका खोज रहा था। यानी ये डायरी उसी आदमी की थी जो सेल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसने जो कुछ किया था उसका पूरा रिकॉर्ड इसी डायरी में मौजूद था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक रात करेर को सपना आया कि उसका बेटा ह्यूगो फांसी पर लटका हुआ है। अचानक ह्यूगो ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसी पल करेर की नींद टूट गई। ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो ह्यूगो की दी हुई टॉय का एक पैर गायब था। करेर ने गुस्से में पैकरेट पर शक किया और उसे उस टॉय से दूर रहने को कहा। तभी लजाल ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर पैकरेट ने तुम्हारा टॉय लिया होता तो वो पूरा का पूरा खा जाता। सिर्फ एक पैर गायब है, इसका मतलब उसने नहीं लिया। उसी शाम खाने के वक्त कैरियर फिर डायरी पढ़ रहा था। मार्कस ने पूछा कि आगे क्या लिखा है। कैरियर ने बताया कि डैनवर्स ने अपने ब्लैक मैजिक के ज्ञान का इस्तेमाल करके जेल से भागने का तरीका खोज लिया था, लेकिन डायरी के कुछ हिस्से ऐसी भाषा में लिखे थे जिन्हें वो अब भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। उनमें कुछ अजीब ड्राइंग्स भी बनी थी जिनका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। मैजिक का नाम सुनते ही पैकरेट उत्साहित हो गया। उसने कैरियर से डायरी दिखाने की जिद की, लेकिन करेर हंसते हुए बोला कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो तो सिर्फ समय बिताने के लिए डायरी पढ़ रहा है। इतना कहकर उसने डायरी वहीं छोड़ दी और खाना खाने बैठ गया। इसी बीच पैकरेट ने डायरी में बनी एक ड्राइंग की हूबहू नकल सेल के फर्श पर बना दी। फिर उसने करेर से उस फॉर्मूला को पढ़ने के लिए कहा। करेर ने उसे खुश करने के लिए फॉर्मूला पढ़ दिया और तभी वो ड्राइंग जल उठी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा था, फिर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सचमुच हुआ। सच जानने के लिए उन्होंने दोबारा वही एक्सपेरिमेंट किया। इस बार करेर ने दीवार पर वैसी ही एक ड्राइंग बनाई और डायरी में लिखा फॉर्मूला पढ़ा। अचानक उस ड्राइंग से एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ। धमाका इतना बड़ा नहीं था कि कोई घायल हो जाए, लेकिन इतना जरूर था कि चारों पीछे की तरफ उछल गए। अब करेर को यकीन हो गया कि ये डायरी असली है और इसमें लिखे फॉर्मूला सचमुच काम करते हैं। लजाल सब कुछ चुपचाप देखता रहा। दूसरी तरफ मार्कस साफ तौर पर घबरा गया था। उसने करेर को सख्त आदेश दिया, जब तक वो और पैकरेट सेल में हो ये डायरी नहीं खुलेगी। करेर ने उसकी बात मान ली। उसी रात जब बाकी सब सो रहे थे, लजाल चुपके से डायरी पढ़ने लगा। उसमें डानवर्स ने लिखा था कि उसने एक फॉर्मूला 3 बार बोला और उसके सामने पत्थर अपने आप अलग हो गए। लजाल आगे पढ़ ही रहा था कि तभी पैकरेट नींद में बड़बड़ाते हुए उठा। वो धीरे धीरे दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल दीवार से खून बहने लगा। लजाल ने देखा कि पैकरेट की उंगलियां दीवार के अंदर धंस चुकी थीं। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी सारी उंगलियां कट चुकी थीं। वो अब भी नींद में था। कुछ पल बाद वो वापस अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लजाल ये सब खामोशी से देखता रहा। उसने चुपचाप डायरी वापस उसकी जगह पर रख दी। अगली सुबह लजाल बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। तभी पैकरेट अचानक चीखते हुए जाग गया। मार्कस उसके पास गया तो पैकरेट ने बताया कि उसने सपने में देखा कि दीवार ने उसकी उंगलियां खा ली। मार्कस ने जब उसकी उंगलियां देखी तो वो सचमुच कटी हुई थी। ये देखकर मार्कस ने गुस्से में करेर को मारा। उसे लगा कि करेर ने उसकी बात नहीं मानी और उनके सेल में रहते हुए भी डायरी पढ़ी, लेकिन करेर ने सफाई दी कि उसने कुछ नहीं किया। उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मार्कस गुस्से में डायरी बाहर फेंकने गया, लेकिन लजल ने उसे रोक लिया। उसका कहना था कि अगर डायरी ने पैकरेट की उंगलियां ली हैं तो शायद वही उन्हें ठीक भी कर सकती है। इसलिए उसने डायरी अपने पास रख ली ताकि कोई और उसे पढ़कर फिर कोई नई मुसीबत न बुला ले। अगले दिन बाकी कैदी वॉक के लिए बाहर चले गए, लेकिन मार्कस ने करेर को रोक लिया। उसने उसे धमकाते हुए कहा, लजाल को डायरी पढ़ने के लिए मनाओ और पैकरेट की उंगलियां ठीक करवाओ। लजाल ही अकेला आदमी है जो इस किताब को पूरी तरह समझ सकता है, और अगर उसने लजाल को नहीं मनाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे करेर ने लजाल को मनाने की कोशिश की, लेकिन लजाल ने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि किताबों ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की है और अब वो इस सब में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। खैर, अगले दिन करेर को एक और बड़ा झटका लगा। विजिटिंग रूम में इस बार क्लेयर अकेली आई थी। ह्यूगो उसके साथ नहीं था। क्लेयर ने साफ कह दिया कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्लेयर ने बताया कि अब कंपनी उसकी है, लॉयर्स भी उसके हैं, यानी अब करेर की बेल होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब करेर के पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। वो सेल में बैठा अपने बेटे की तस्वीर देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिन शॉर्टकट्स पर उसे हमेशा गर्व था वही उसे इस अंधेरे में ले आए थे। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज बची थी, उसका बेटा।
अगले दिन मार्कस ने उसे फिर याद दिलाया कि उसे डायरी का राज पता लगाना है, पर अब लसाल नहीं माना तो करेर खुद उस अनजान भाषा को सीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा करते देख लसाल ने कहा, अगर मैं होता तो आखिरी पन्ने से पढ़ना शुरू करता। करेर ने वैसा ही किया और तभी उसे सब कुछ समझ आने लगा। उसे मार्कस को मनाने का एक रास्ता मिल गया। उसने बताया कि डानवर्स की आखिरी एंट्री में लिखा है कि उसकी रिसर्च पूरी हो चुकी है। उसी रात वो दीवारों के पार जाकर जेल से भागने वाला था, यानी एस्केप फॉर्मूला इसी डायरी में मौजूद था। करेर ने मार्कस से कहा कि शायद पाकरेट की उंगलियां वापस ना आए, लेकिन अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो वो दोनों इस जेल से निकलकर अपनी नई जिंदगी साथ जी सकते हैं। ये सुनकर पाकरेट खुशी से मुस्कुराने लगा। उसे खुश देखकर मार्कस भी आखिरकार मान गया। अब तीनों रात होने का इंतजार करने लगे ताकि फॉर्मूला की मदद से जेल से बाहर निकल सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। कैरेर उनके साथ भागने के लिए तैयार नहीं था। उसे अब भी उम्मीद थी कि क्लेयर किसी न किसी तरह उसकी बेल करा देगी और वो कानूनी तरीके से बाहर निकलेगा। आखिरकार रात हो गई। मार्कस, लजाल और पैकरेट ने पूरी तैयारी कर ली। सेल के फर्श पर वही रहस्यमयी ड्राइंग बनाई गई। कैरेर ने मार्कस से फॉर्मूला पढ़ने के लिए कहा। मार्कस ने फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मार्कस ने गुस्से में कहा कि यह डायरी पूरी तरह बेकार है। तभी अचानक कैरेर को ह्यूगो की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो ह्यूगो का टॉय अपने आप हिलने लगा था। अगले ही पल उसकी आंखें पिघलने लगीं। ये नज़ारा सिर्फ कैरेर ही नहीं बल्कि सेल में मौजूद तीनों लोगों ने देखा। कैरेर बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि उसके बेटे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने तुरंत गार्ड से ह्यूगो से बात करवाने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। इसी दौरान पैकरेट अचानक डायरी को खाने की कोशिश करने लगा। उसकी पीका की बीमारी की वजह से वो सचमुच उसके पन्ने चबाने लगा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखते ही देखते पैकरेट हवा में उठ गया। उसके हाथ पैर एक एक करके अस्वाभाविक तरीके से मुड़ने लगे। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर मरोड़ खाकर टूट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। मार्कस ये सब देखकर पूरी तरह टूट गया। गुस्से में वो डायरी उठाकर बाहर फेंकने गया, लेकिन लसाल ने उसे रोक लिया। उसने कहा, यह किताब सिर्फ अपना बचाव कर रही है। अगर तुमने इसे फेंक दिया तो शायद अगला शिकार तुम होगे। मार्कस ने कहा कि इस किताब को रखने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये काम ही नहीं करती। तब लसाल ने बताया कि उसने करेर की डायरी समझने में कोई मदद नहीं की थी। हो सकता है करेर ने फॉर्मूला गलत पढ़ा हो। इस बार वो खुद पूरी डायरी पढ़ेगा, लेकिन उसे कुछ दिनों का समय चाहिए। लेकिन मार्कस ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में डायरी खिड़की से बाहर फेंक दी। अगले दिन गार्ड्स पाकरेट की लाश उठाकर ले गए। अब उस सेल में सिर्फ 3 कैदी बचे थे। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक नया कैदी उसी सेल में लाया गया। उसका नाम था पीकस। पीकस बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। बेहद शालीन, बहुत बातूनी और हर चीज को लेकर अजीब तरह से उत्साहित। उसके पास हमेशा एक कैमरा रहता था जिसे वो अपनी तीसरी आंख कहता था। उसने सबसे अपना परिचय दिया, फिर एक एक करके सबकी फोटोज लेने लगा। उसका कहना था कि समय के साथ इंसानों के चेहरे भुला दिए जाते हैं, लेकिन फोटो उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखती है। फिर उसने अपना बैग खोला। उसमें से एक डायरी निकली। मार्कस ने उसे देखते ही चौंक कर डायरी पकड़ ली और पूछा, ये उसे कहाँ मिली? पीकस ने मुस्कुराकर बताया कि ये उसकी माँ की डायरी है। उसमें सिर्फ उनके परिवार की फूड रेसिपीज लिखी हैं। मार्कस ने डायरी खोलकर देखी। सचमुच उसमें सिर्फ रेसिपीज ही लिखी थीं। पीकस हंसते हुए बोला कि अगर चाहो तो तुम लोग भी इसे पढ़ सकते हो, लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। पीकस ने हर किसी से उसकी जिंदगी की कहानी पूछी। रात को वो करेर के पास बैठकर वही सवाल पूछ बैठा। करेर ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पूरी कहानी बता दी। पीकस ने अचानक पूछा, अगर तुम बाहर निकले तो क्या अपनी पत्नी को मार दोगे? करेर ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ ह्यूगो वापस चाहिए और मैं चाहता हूँ कि क्लेयर इतनी तकलीफ झेले कि वो फिर कभी ह्यूगो को देख भी न सके। पीकस ने मुस्कुराकर कहा, ह्यूगो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पहली नजर में पीकस की बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब और डरावनी बेचैनी छिपी हुई थी। उसी रात सबके सो जाने के बाद पीकस ने अपना कैमरा सेल के दरवाजे के सामने रख दिया। इसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। सीधा अगली सुबह होती है और सुबह सबने देखा कि पीकस गायब है। पूरा सेल सदमे में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। रात में किसी ने कोई आवाज भी नहीं सुनी थी। तो फिर पीकस गया कहाँ? सबके मन में यही सवाल था। सेल में सिर्फ उसका कैमरा और उसकी रेसिपी डायरी पड़ी थी। करेर जैसे ही कैमरा उठाने लगा तभी गार्ड्स कुछ सामान लेकर अंदर आए। मार्कस ने उनसे गुस्से में पूछा, पाकरेट की जगह तुम किस पागल को हमारे सेल में भेज दिए थे? गार्ड्स ने हैरानी से जवाब दिया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पाकरेट के बाद हमने तुम्हारे सेल में किसी को भेजा ही नहीं। गार्ड्स के जाने के बाद करेर ने कैमरा को रिवाइंड किया और उसमें जो फुटेज दिखाई दी उसने सब कुछ बदल दिया। उस रिकॉर्डिंग में पीकस खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उसने डायरी से सही फॉर्मूला पढ़ा।
उसके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुला और वो उसके अंदर कदम रखकर दीवार के पार गायब हो गया। यानी फॉर्मूला सचमुच काम करता है। गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पहले गलत फॉर्मूला आजमाया था। लजाल ने फिर से डायरी खोली, उसमें वही फॉर्मूलाज बने थे जो पहले दिखाई दिए थे। उसने कहा, ये किताब हमें रास्ता दिखा रही है, ये हमें गाइड कर रही है। तीनों ने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी और पहचान लिया कि पीकस ने कौन सा पन्ना पढ़ा था। अब मार्कस, लसाल और करेर तीनों ने फैसला किया कि आज रात वो भी यही करेंगे। अब करेर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, अब उसके पास सिर्फ ह्यूगो था और ह्यूगो के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जिसके बाद तीनों रात में प्रिपेयर हुए और मिलकर फॉर्मूला पढ़ना शुरू किया। अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। एक एक करके तीनों उसके अंदर दाखिल हुए और सेल से गायब हो गए। लेकिन वो जेल से बाहर नहीं पहुंचे, बल्कि सीधे 1920 की उसी सेल में जा पहुंचे जहां कभी चार्ल्स डैनवर्स कैद था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, क्योंकि डैनवर्स के गायब होने के बाद उस सेल को हमेशा के लिए दीवारों से बंद कर दिया गया था। मार्कस घबरा गया, वो वापस लौटना चाहता था, लेकिन लसाल शांत रहा। उसने कहा, अब लौटना मुमकिन नहीं, ये वन वे पैसेज है। अगर किताब हमें यहाँ लाई है तो आगे का रास्ता भी यही दिखाएगी। करेर और मार्कस दोनों बुरी तरह बेचैन हो गए। गुस्से में मार्कस ने लसाल पर हमला कर दिया। करेर ने उसे रोकने के लिए पास रखा मिट्टी का एक पॉट उठाया और मार्कस के सिर पर दे मारा। मार्कस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी उस रहस्यमयी जगह में डायरी के अंदर नए पन्ने दिखाई देने लगे। ऐसे पन्ने जो पहले कभी मौजूद ही नहीं थे। उनमें एक अजीब सेरेमोनी का जिक्र था, जिसमें एक मेल और एक फीमेल का मिलन अगले पैसेज को खोलने के लिए जरूरी बताया गया। लजाल ने मार्कस और करेर को ऑपोजिट बैठाया। फिर उसने अपनी कलाई काटकर अपना खून डायरी पर टपकाया। खून बहते ही डायरी में बनी एक लड़की की आकृति खून से घिर गई। लजाल तुरंत समझ गया कि किताब क्या चाहती है। असल में डायरी मार्कस के मन की सबसे गहरी इच्छा पड़ चुकी थी। मार्कस हमेशा से एक औरत बनना चाहता था और यही इच्छा अब इस रिचुअल की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी थी। लजाल ने बिना हिचकिचाए रिचुअल पूरा किया। उसने मार्कस का कैस्ट्रेशन कर दिया, यानी उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। करेर सदमे में आ गया। वो लसाल पर चिल्लाया, लेकिन लसाल ने सिर्फ इतना कहा, इस किताब से झूठ नहीं बोला जा सकता। इसने मार्कस की सबसे गहरी इच्छा पहचान ली और उसे उसी तरीके से पूरा किया जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। करेर ने मार्कस को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से मार्कस की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा दिखाई दी और कुछ ही पलों में उसकी लाश भी गायब हो गई। यानी मार्कस की सबसे बड़ी ख्वाहिश सच हुई। वो औरत बनना चाहता था, लेकिन उस इच्छा की कीमत उसकी जान बनी। और रही बात पाकरेट की, तो मार्कस ने पहले मजाक में कहा था कि पाकरेट टुकड़ों टुकड़ों में जेल से बाहर जाएगा और सबसे पहले वही एस्केप करेगा। आखिरकार उसकी इच्छा भी पूरी हुई, लेकिन एक बेहद डरावने और विकृत तरीके से। यहीं इस फिल्म का सबसे बड़ा पैटर्न सामने आता है। डायरी हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा पूरी करती है, लेकिन हमेशा एक ऐसी कीमत पर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब करेर और लसाल ही बचे थे। करेर किसी भी कीमत पर वहां से बाहर निकलना चाहता था। लसाल ने शांत स्वर में कहा, इसका कोई फायदा नहीं, अब हमें सिर्फ यही डायरी यहाँ से बाहर निकाल सकती है। करेर ने तुरंत डायरी खोली, लेकिन उसके सारे पन्ने पूरी तरह खाली थे। ये देखकर लजाल भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब आगे क्या किया जाए। आखिरी कोशिश के तौर पर करेर ने लजाल का हाथ काटकर उसका खून डायरी पर गिराया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हार कर वो ह्यूगो का टॉय हाथ में लेकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद लजाल ने खुद अपनी कहानी बताना शुरू की। उसने कहा कि एक सुबह वो जल्दी उठकर काम पर जाने वाला था। किचन तक पहुंचने के लिए उसे अपनी लाइब्रेरी से होकर गुजरना था। चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां थीं, लेकिन उस सुबह वो कमरे के बीच में ही रुक गया। उसे महसूस हुआ कि सारी किताबें उसे घूर रही हैं। फिर उसे लगा कि किताबें सांस ले रही हैं और उनमें से हजारों शब्द निकलने लगे। हर शब्द उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे कह रहा था कि उसे कभी असली नॉलेज नहीं मिलेगी, कि वो हमेशा अधूरा रहेगा। लजाल को याद नहीं था कि उसने किताबों के कवर्स कब फाड़े, शेल्व्स कब तोड़ी, और ये भी याद नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को कब और कैसे मौत के घाट उतार दिया। साइकाइट्रिस्ट ने इसे सिर्फ 2 मिनट का डिमेंशिया बताया था, लेकिन लजाल सच जानता था। वो 2 मिनट डिमेंशिया के नहीं थे, बल्कि पूरी तरह लूसिडिटी के थे। उसने सब कुछ होश में किया था, क्योंकि किताबें उसे सच बता रही थीं और वो उस सच को सहन नहीं कर पाया। यही इस फिल्म का सबसे डरावना रेवलेशन है। लसाल ने अपनी पत्नी की हत्या पागलपन में नहीं, बल्कि पूरी चेतना में की थी, और यही सच उसे अंदर ही अंदर खाता था। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। तभी करेर का हाथ अचानक डायरी के कवर पर गया। उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने लसाल से पूछा, ये ब्रेल है? लजाल एकदम समझ गया। जब पीकस दीवार के पार गया था, तब वो डायरी के पन्ने नहीं पढ़ रहा था, वो उसकी कवर पर बनी ब्रेल लिपि पढ़ रहा था। करेर ने तुरंत कहा, इसे पढ़ो, शायद यही हमें बाहर ले जाए। लजाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। शायद
अब मुझे वो नॉलेज मिलने वाली है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। लेकिन फिर वो करेर की तरफ देखकर बोला, तुम अब भी नहीं समझे, ये किताब किसी को एस्केप नहीं कराती। इसके बाद लजाल ने पूरी सच्चाई बताई। डैनवर्स कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एसोटेरिसिज्म का मास्टर था, एक साथ जीनियस भी और पागल भी। जेल आने के बाद उसके मन में सिर्फ एक ही जुनून बचा था, बाहर जाकर फिर से अपना यूथ ट्रीटमेंट शुरू करना। उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, कई फॉर्मूलाज आजमाए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक गलती हो गई, उसकी लाश कभी नहीं मिली। कुछ अकल्टिस्ट का मानना है कि उस रात कुछ अलौकिक शक्तियां उसके सामने आईं, लेकिन उसे जेल से बाहर ले जाने नहीं, उन्होंने उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी की थी, इटर्नल यूथ की, लेकिन उस रूप में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही फिल्म की शुरुआत वाला सीन समझ आता है। मरता हुआ आदमी जो देख रहा था वो यही था। उसने देखा कि डैनवर्स की उम्र उल्टी दिशा में चलने लगी। वो जवान से किशोर बना, फिर बच्चा, फिर एक नवजात, और आखिर में सिर्फ एक झिल्ली जैसा अस्तित्व बचा, जिसके बाद वो पूरी तरह गायब हो गया। यानी ये डायरी एक सुपर नेचुरल मिरर है। ये इंसान की सबसे गहरी इच्छा पहचानती है और उसे पूरा भी करती है, लेकिन कभी वैसा नहीं जैसा इंसान चाहता है। हर इच्छा एक डरावने, विकृत और क्रूर रूप में पूरी होती है। पाकरेट की इच्छा भी पूरी हुई, मार्कस की भी, डैनवर्स की भी, लेकिन हर किसी ने उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई। इसके बावजूद करेर ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने लजाल से ब्राइल पढ़ने के लिए कहा। लजाल ने पढ़ना शुरू किया और तभी उसका शरीर बदलने लगा। उसकी सबसे गहरी इच्छा हमेशा से एक ही थी, अल्टीमेट नॉलेज। वो हर उस ज्ञान को पाना चाहता था जिसे सारी किताबों ने उससे छिपा रखा था। उसी ज्ञान की तलाश में उसने अपनी पत्नी की जान ली थी। अब डायरी उसे वही अंतिम ज्ञान देने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अक्षरों से भर गया। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया और कुछ ही पलों में उसका शरीर उसी किताब के साथ एक होने लगा, मानो वो खुद एक जिंदा किताब बन गया हो। लेकिन उसी प्रक्रिया में उसकी मौत हो गई। अब वहां सिर्फ एक इंसान बचा था, करेर। उसने डायरी अपने सामने खोल कर रखी। अचानक उसे कई विजन्स दिखाई देने लगे। विजिटिंग रूम, क्लेयर, ह्यूगो, और वो वादा कि ह्यूगो के बर्थडे से पहले वो घर लौट आएगा। आंखों में आंसू लिए उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे अपने बेटे के पास जाना है, बस उसे एक बार देखना है। इतना कहते ही डायरी तेज रोशनी से चमकने लगी और अगले ही पल करेर की आंखें गायब हो गईं। इसके बाद सीन सीधे वर्तमान में आ गया। क्लेयर और ह्यूगो जेल आए हुए थे। प्रिजन ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया कि वो करेर की बॉडी नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ उसका सामान सौंपा गया। उस डिब्बे में ह्यूगो का टॉय, करेर की वॉच और उसका फोन रखा था। यानी करेर भी डैनवर्स की तरह मर चुका है। फिल्म के आखिरी सीन में क्लेयर और ह्यूगो जेल से बाहर निकल रहे थे। ह्यूगो अपने टॉय से खेल रहा था। कैमरा धीरे धीरे उस टॉय की आंखों पर फोकस करता है और तभी पता चलता है करेर की इच्छा भी पूरी हो चुकी है। अब उसकी आंखें उसी टॉय में मौजूद हैं, यानी वो हमेशा अपने बेटे ह्यूगो को देखता रहेगा। और इसी के साथ मलेफिक खत्म होती है। अगर पूरी फिल्म को आसान भाषा में समझें तो शुरुआत से आखिर तक असल में हुआ क्या था वो कुछ ऐसा है। 1920 में चार्ल्स डैनवर्स नाम का एक खतरनाक आदमी इसी जेल की सेल में बंद था। उसे हमेशा जवान रहने का जुनून था। उसने ब्लैक मैजिक सीखकर जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका फॉर्मूला सही तरीके से काम नहीं किया। वो जेल से बाहर नहीं निकला, बल्कि एक दूसरी रहस्यमयी दुनिया में फंस गया। वहां उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई, लेकिन बहुत डरावने तरीके से। कई साल बाद उसी सेल में करेर, मार्कस, पाकरेट और लसाल बंद थे। जब उन्हें डैनवर्स की डायरी मिलती है तो सबको लगता है कि इसमें जेल से भागने का रास्ता लिखा है, लेकिन असल में किताब का मकसद भागने का रास्ता दिखाना नहीं था। पाकरेट की मौत भी इसलिए हुई क्योंकि उसने किताब को खाने की कोशिश की। किताब ने उसे मार दिया। बाद में समझ आता है कि उसकी इच्छा भी अपने तरीके से पूरी हुई। फिर पीकस नाम का आदमी आता है, लेकिन वो कोई असली कैदी नहीं था। वो एक रहस्यमयी अस्तित्व था जो शायद किताब या उसी दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसने सही फॉर्मूला पढ़ा और सबके सामने गायब हो गया। बाद में कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसने सच में एक पोर्टल खोला था। करेर, मार्कस और लसाल भी वही फॉर्मूला पढ़कर उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जेल के बाहर की दुनिया नहीं मिलती। वे सीधे 1920 वाली बंद सेल में पहुंच जाते हैं। यानी किताब किसी को जेल से बाहर नहीं भेजती, बल्कि उसी शापित दुनिया में ले जाती है जहां डैनवर्स पहुंचा था। वहीं लसाल को सच्चाई समझ आती है, किताब किसी को आज़ादी नहीं देती। ये सिर्फ हर इंसान की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करती है, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसकी जान चली जाए या उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए। इसीलिए मार्कस की सबसे बड़ी इच्छा, एक औरत बनना, उसी के खिलाफ इस्तेमाल होती है। रिचुअल पूरा करने के लिए उसका कैस्ट्रेशन होता है और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान होती है। लजाल की सबसे बड़ी इच्छा थी ऐसा ज्ञान पाना जो दुनिया में किसी के पास ना हो। किताब उसे वही अंतिम ज्ञान देती है,
लेकिन इतना ज्यादा ज्ञान उसके शरीर को ही खत्म कर देता है। वो किताब के साथ एक हो जाता है और मर जाता है। अब सिर्फ करेर बचता है। उसे अपने बेटे ह्यूगो के पास वापस जाना था। किताब उसकी यही इच्छा पूरी करती है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। उसकी मौत हो जाती है और उसकी आंखें ह्यूगो के टॉय में पहुंच जाती हैं ताकि वो हमेशा अपने बेटे को देख सके। यानी पूरी फिल्म का असली सच ये है कि डैनवर्स की डायरी कोई एस्केप बुक नहीं थी। वो एक शापित किताब थी जो हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा जानती थी और उसे पूरा भी करती थी, लेकिन हर बार उसकी कीमत उस इंसान की जिंदगी होती थी। इसलिए फिल्म में कोई भी जेल से सचमुच आजाद होकर बाहर नहीं निकल पाया। दोस्तों, आखिर इस फिल्म का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म थी या इसके पीछे कोई और भी गहरा संदेश छिपा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि 4 पूरी तरह टूटे हुए इंसानों की कहानी थी, जिनकी सबसे गहरी इच्छाएं ही आखिरकार उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। फिल्म का पूरा संदेश एक ही लाइन में समझा जा सकता है। इंसान की सबसे खतरनाक चीज उसकी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि वही उसे तबाह भी कर सकती है। और यही बात फिल्म ने अपने किरदारों के जरिए अलग अलग तरीकों से दिखाई। थ्योरी कहती है कि डायरी खुद एक जिंदा सुपरनैचुरल एंटिटी थी। वो कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जो उस सेल की दीवारों में कैद थी और अपने अगले शिकार का इंतजार करती रहती थी। कई लोगों का मानना है कि डैनवर्स ने डायरी नहीं बनाई थी, बल्कि वो खुद उसका पहला शिकार था। यानी डायरी हमेशा से मौजूद थी और हर बार किसी नई जेल और किसी नई दीवार में अपना अगला शिकार ढूंढ लेती थी। डायरी किसी की किस्मत नहीं बदलती थी, बल्कि सिर्फ उसका असली चेहरा दिखाती थी। मार्कस के अंदर जो संघर्ष था वो पहले से मौजूद था। लजाल के अंदर जो अंधेरा था वो भी पहले से था। डायरी ने किसी को बदला नहीं, उसने सिर्फ वो सच सामने ला दिया जिसे हर इंसान खुद से छिपाने की कोशिश करता है। यानी डायरी कोई इविल फोर्स नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आईना थी जिसमें इंसान अपनी सबसे सच्ची और सबसे भयावह पहचान देख लेता था। और शायद इंसान अपने उसी असली चेहरे को कभी सहन नहीं कर पाता। यही वजह है कि मलेफिक को आज भी एक कल्ट मास्टरपीस माना जाता है। बिना किसी बड़े बजट, बिना ढेर सारे मॉन्स्टर्स और बिना सस्ते जंप स्केयर्स के सिर्फ एक छोटी सी जेल की सेल, 4 टूटे हुए किरदार और एक रहस्यमयी डायरी के सहारे इस फिल्म ने ह्यूमन डिजायर, आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे गहरे विषयों पर ऐसी बात कही जिसे कई बड़ी फिलोसॉफिकल फिल्में भी नहीं कह पाती। और शायद यही कारण है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसका डर नहीं, बल्कि इसके सवाल लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मलेफिक की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।